हम्म। क्या सर? एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट और एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए इसमें क्या रिलेशन होता है? देखो देखो ध्यान से। तुम ये देखो एक मिनट, कि जैसे अगर इसका ये फोकस है, मतलब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बाकी सब चीजों को भी तुम इसी तरह से समझना। देखो अगर इस ऑब्जेक्ट के लिए हम देखेंगे, यहाँ से ये रे जाएगी, तो भाई दूसरी तरफ भी फोकस इतनी दूरी पे ही होगा यहाँ, फिर दूसरी रे जो होगी वो इसके यहाँ से चली जाएगी। तो अगर तुम यहाँ पे चेक कर पा रहे हो, तो भाई तुम ये देखो एक सेकंड, कि ये रे ऐसा लग रहा है ना जैसे पीछे से आ रही है, ये रे भी ऐसा लग रहा है जैसे पीछे से आ रही है। ये देखो, ये देखो, ये देखो। तो जब किसी भी लेंस के लिए फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट होती है, तो तुमने ये बात नोटिस की होगी कि उसके लिए इमेज वर्चुअल बनती है और पीछे बनती है ऑब्जेक्ट के। यस सर। अब तुम जरा एक बार इसको देखना, ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, यस सर। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल नहीं। है सर। यस तो सर है। तो ये दोनों में तो कॉमन है ना, इसका मतलब वही एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट है और वही एंगल सबटेंडेड बाय इमेज है। यस सर। यस सर। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? नहीं है नहीं है सर। सर। पक्का नहीं है ना भाई? यस सर। अब तुम इसमें ये देखो कि मतलब अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस की तरफ शिफ्ट करते हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस की तरफ शिफ्ट करते हैं, तो ये इमेज भी पीछे जाने लगेगी। यस सर। अब ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे आ जाएगा तो इमेज कहाँ चली जाएगी? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे। इसका मतलब वो इनफाइनाइट लेंथ की होगी और इनफाइनाइट ही डिस्टेंस पे भी होगी, ऐसा ही तो होगा। यस यस सर। सर। पर रेशियो अभी भी क्या रहेगा? क्योंकि जिस प्रोपोर्शन में ऑब्जेक्ट इमेज का साइज बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन में इमेज की डिस्टेंस बढ़ेगी। समझ पा रहे हो ना? यस। तो इमेज कहीं भी पोजीशन है एक तरह से, मतलब कहीं भी फाइंड आउट कर रहे हो इमेज, हमेशा एंगल सबटेंडेड बाय इमेज और एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट क्या रहना है? सेम। 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 एग्री होना इस बात से, इसमें तो कोई डाउट नहीं। नहीं है नहीं सर। है सर। ठीक है, तो इस चीज को हम मतलब कंसेप्चुअली ध्यान रखेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एंगल सर आप सबटेंडेड। अभी ये एंगल कौन सा बता रहे हो? ये मार्क किया हुआ है मैंने ये। ठीक है ना भाई? यस सर। अब अगर तुम देख पा रहे हो, तो यही सेम सिचुएशन जो है अपनी आंख के लिए भी तो होगी, क्योंकि यहाँ पे भी तो कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। यस सर। तो चाहे हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, चाहे हम किसी इमेज को देख रहे हैं, एंगल सबटेंडेड दोनों के केस में क्या रहने वाला है? सेम। अब जरा ध्यान से समझो एक मिनट मेरी बात। अ, एक तो मैंने तुम्हें बताया था
कि जब हम आंख से किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो जो रेटिना के ऊपर जो एंगल सबटेंडेड है, ये वाला एंगल, इसको हम लोग क्या करें, विजुअल एंगल। ठीक है। यस सर। अब ये दो तरह से बढ़ेगा कि या तो एक ही जगह पर रखी ऑब्जेक्ट को तुम साइज में बड़ा कर दो ऐसे, तो ये आंख के इतने पार्ट को एक्टिवेट करने लगेगा, ये एंगल बढ़ जाएगा, देखो। ठीक है ना। या फिर उसी ऑब्जेक्ट को तुम थोड़ी सी पास में ले आओ, तो इसी वजह से नियर बाई ऑब्जेक्ट्स हमें बड़े साइज की दिखाई देती हैं और जो फारदेस्ट ऑब्जेक्ट है वो हमें कंपैरेटिवली छोटे साइज की दिखाई देती है। यस सर। समझ पा रहे हो ना ये बात? हाँ जी। तो हम कहेंगे कि विजुअल एंगल decreases when object is kept away from the eye, और फिर visual angle increases when object approaches the eye। इसमें हम लोग यहाँ पर रिसीड भी कह सकते हैं, रिसीड्स दैट। ठीक है ना। यस सर। तो अब तुम यहाँ पे मुझे ये बताओ कि जब ऑब्जेक्ट के पास आने से विजुअल एंगल बढ़ता है तो उसका जो साइज है ऑब्जर्व बाय द ह्यूमन आई वो बढ़ेगा। तो कितनी बड़ी ऑब्जेक्ट हम देख सकते हैं, मतलब मैक्सिमम विजुअल एंगल कितना? तुम कहने लगोगे कि हम तो उसको पास लाते रहेंगे, पास लाते रहेंगे, जब ये बढ़ ही रहा है। पर इसमें होगा क्या कि तुम उसे पास ले आओ तो विजुअल एंगल तो बढ़ता रहेगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। पर ऐसे विजुअल एंगल बढ़ने का क्या फायदा कि ऑब्जेक्ट में दिखे ही ना। यस सर। मतलब ऑब्जेक्ट विजिबल भी हो अपने एक्यूरेट शेप और साइज में, और वो सबसे बड़ी भी दिखाई दे रही हो, तो ऐसी पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ एक ही होगी भाई, कि अगर तुम एच ऑब्जेक्ट की साइज यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे हम इसको अल्फा मैक्सिमम भी कह सकते हैं। ये मैक्सिमम विजुअल एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय subtended by the object at the human eye। मतलब ये बेसिकली 10 अल्फा है वैसे तो, पर हम इसको अल्फा मैक्सिमम से ही डिनोट कर। यस सर। समझ आ गया ना ये बात? यस सर। अरे कोई प्रॉब्लम है किसी तो को? सर वो सर थीटा क्रिटिकल क्या होगा, मतलब उस पे कि जब क्या? थीटा तो पता होना चाहिए तभी तो सर एच निकाल पाएंगे हम। अरे भाई एच तो ऑब्जेक्ट का साइज है, वो तो यार दिया होता है। नहीं सर, मतलब वो डी जब 25 होगा तो कोई थीटा बनेगा, हाँ। तो वो वो थीटा मतलब कितना होना चाहिए? अरे भाई वो थीटा कितना नहीं होना चाहिए, वो इतना बड़ा मैक्सिमम एंगल वो ऑब्जेक्ट जो तुम देख रहे हो सबटेंड कर सकती है तुम्हारी आई। अगर बड़ी ठीक है सर। ऑब्जेक्ट को 25 पे रखोगे तो बड़ा एंगल बन जाएगा, छोटी हाँ ऑब्जेक्ट को 25 हाँ पे हाँ रखोगे छोटा बन। पर किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए इससे बड़ा एंगल नहीं हो सकता। बस यही तो है कि उसमें एच अलग अलग होगा, अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए तो उनके अलग अलग एंगल होंगे, पर किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए यस सर। इससे बड़ा एंगल नहीं हो सकता। आ गए सर। यस सर। समझ आ गई ना भाई ये बात? यस सर। यस सर। अब तुम ये देखो कि विजुअल एंगल is least when object is at infinity। समझ गए ना?
Yes, sir. Yes, sir. तो अब तुम एक बात देखो, मान लो हम लोग मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं, समझ पा रहे हो मेरी बात? हाँ सर. तो मैग्निफिकेशन जो है वो मतलब तुमने अभी कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया है, तो तुम्हारी जो नेकेड आई है वो कितना मैग्निफिकेशन कर सकती है भाई? वो इतना मैग्निफिकेशन तो कम से कम कर ही रही है ना। यस सर। नहीं समझ रहे हो यस सर, भाई? मतलब इतना Yes, थीटा sir. तो हम देख ही मतलब पा रहे हैं इतना कि इतना हाइट। तो तुम देख ही पा रहे हो, तो इससे छोटे की तो कोई बात नहीं हो रही ना। अब हम ये देखेंगे कि इसके कंपैरेटिवली हम उसके साइज को कितने टाइम्स एनलार्ज करके देख सकते हैं। एक बार और बताना सर। अरे भाई मैं कह रहा हूँ कि अब हमें ये देखना है कि इस मैग्निफिकेशन के कंपैरिजन में हम कितने टाइम्स एनलार्ज करके देख सकते हैं उसे। जितने तुम्हें दिखाई दे रही है वो तो दिख ही रही है। ठीक है सर। ठीक है। तो अब क्या होगा इसमें? when an instrument is used which is capable of magnifying the object, तो अब ध्यान से देखना, we observe size of image as compared to size of object kept at 25 सेंटीमीटर। ये बता दो, ये बात समझ आ गई नहीं? Yes, sir. अब तुम एक बात देखो कि एन ऑब्जेक्ट, इसको ध्यान से समझना, सारी चीजें इसी पे काम करती हैं। एन ऑब्जेक्ट इज विजिबल टू ह्यूमन आई फॉर यू बोलो भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? नहीं, sir. मतलब एक ऑब्जेक्ट आदमी को दिखाई देती है तो वो कहां से कहां तक दिखाई देती है सेफली? वो 25 से और डी तक दिखाई देती है। अब इस पूरी स्टोरी में जो हम ऊपर की तरफ पढ़ के आए हैं अभी, इसमें हमें ऑब्जेक्ट जो थी, हमने देखा कि एक ऑब्जेक्ट हमें मैक्सिमम नेकेड आई से इतनी बड़ी दिखाई दे सकती थी। Yes, sir. तो अगर अपना काम उसको देख के चल पा रहा था भाई, तो फिर तो ठीक था, फिर तो माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप की जरूरत ही नहीं थी। पर अ, जब वो हमें प्रॉपर साइज में दिखाई नहीं दे रही थी, तो हमने क्या किया कि हमने इंस्ट्रूमेंट यूज कर लिया। अब इंस्ट्रूमेंट यूज करके हम ये देखेंगे कि जो इमेज हम ऑब्जर्व करेंगे वो ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली कितना बड़ा विजुअल एंगल सबटेंड करेगी, तो वही मैग्निफिकेशन होगा। अब तुम ये बताओ मुझे कि यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट यूज करके क्या फिर से ऑब्जेक्ट को देखेंगे? हम्म? हेलो? हेलो? अरे आवाज चली गई क्या भाई? सर एक बार दोबारा बताना। मैं ये पूछ रहा हूँ भाई कि एक कोई छोटा माइक्रोब था, कोई बैक्टीरिया था, तुम इसे देख रहे थे, यस सर। तो तुम्हें इसको तुमने इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग सेट करके देख लिया, तुम्हें लगा यार ये तो मतलब मजा नहीं आया, दिख नहीं रहा वो ठीक से, यस सर। तो तुमने क्या करा? तुमने भाई फिर एक इसके ऊपर तुमने एक माइक्रोस्कोप यूज कर ली। Yes. तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब भी तुम अपनी नेकेड आई से इसी को देखोगे क्या?
इसकी लार्ज इमेज को देखेंगे ना। हाँ, अब हम क्या करेंगे, ये माइक्रोस्कोप इसकी इमेज बनाएगी और हम उस इमेज को उससे देखेंगे। हम देखेंगे। हाँ, यस सर। तो Yes, sir. when a small object is being observed by an optical instrument, we are interested only in the image of a smaller object formed by इंस्ट्रूमेंट। बोलो, ये बात समझ आई नहीं? यस सर। इस बात से एग्री हो ना? यस सर। अब नाउ image is the object for human eye to be seen। तो अब आदमी के लिए सब्जेक्ट कौन हो गया जिसको उसे देखना है? इमेज ऑफ द स्मॉलर ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सही? यस सर। तो जब ह्यूमन आई किसी ऑब्जेक्ट को देखती है तो वो उसको अपने अकॉर्डिंग, जो साइज उसको सूट आता है उस साइज के अकॉर्डिंग देखती है, और उस ऑब्जेक्ट को वो यहां से यहां तक देखने में कैपेबल है। हाँ सर। तो जब हम, अब तुम एक बात देखो, जब हम किताब पढ़ते हैं तो हम थोड़ा सा, तुमने देखा होगा कि स्ट्रेस्ड होता है, मतलब हमारी आंखों पे स्ट्रेस होता है क्योंकि हमें नजदीक फोकस करना होता है। यस सर, एकोमोडेट हो रही है वो। हाँ, पर तुम एक बार जरा स्काई की तरफ देखो तो हमारी आंखें मोस्ट रिलैक्स्ड होती हैं। हाँ सर, जब भी किसी फार ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। हाँ, तो हम इसलिए यहाँ पे हम इनके दो नाम रखेंगे। एक नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट में ऑब्जेक्ट जिसको हम देख रहे हैं वो फार अवे इन्फिनिटी पे है और अपनी आंख जो है यहाँ पे मोस्ट रिलैक्स्ड है। और एक नियर नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो अब मुझे ये बताओ, इनमें से सबसे बड़ी ऑब्जेक्ट कब दिखाई देती है? 25 पे। सबसे छोटी ऑब्जेक्ट कब दिखाई देती है? नियर इन्फिनिटी नॉर्मल। पर। हाँ, तो अब हमने एक ऑब्जेक्ट की इमेज तैयार कर ली, तो वो इमेज इस साइज के कंपैरेटिवली मैक्सिमम कितनी एनलार्ज हो सकती है जब हम उस इमेज को यहां पे देख रहे हैं, और कितनी छोटी हो सकती है जब हम उस इमेज को यहाँ पे देख सकते हैं। तो अपने पास इस ऑब्जेक्ट के स्टैंडर्ड विजुअल एंगल के कंपैरेटिवली जो हमने विदाउट इंस्ट्रूमेंट 25 सेंटीमीटर पर रख के देखी है, तो 25 सेंटीमीटर पे नेकेड आई से देखने के कंपैरिजन में इंस्ट्रूमेंट यूज करके वो किस साइज में देखी जाएगी, ऐसे कितने ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं? 25 से इंफिनिटी के बीच में। इन्फिनिटी साइज की दिख सकती है वो। क्या सर? मैं कह रहा हूँ इनफाइनाइट साइज की दिखाई दे सकती है वो। हाँ सर। सबसे बड़ी कब दिखाई देगी? जब 25 पे होगी। और 25 पे। सबसे छोटी कब दिखाई देगी? जब इन्फिनिटी पे होगी। इंफिनिटी पे। तो इन दोनों एडजस्टमेंट के बीच में अपने आप को वो बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी दिखाई दे सकती है। इस बात में किसी को कोई डाउट है? नो। बोलो भाई, सारे के सारे लोग। नो सर। तो अब अपने नो पास, सर। हाँ, अब अपने पास क्या होगा भाई? अब इतने सारे कैलकुलेशन तो हम कर नहीं पाएंगे। यस सर। तो उसका इलाज यही है कि हम बस रेंज लिख दें कि इतना लीस्ट मैग्नीफाई कर सकता है ये इंस्ट्रूमेंट, इतना मैक्सिमम मैग्नीफाई कर सकता है, इसके बीच में भाई जो तुम्हें अच्छा लगे वो बना लो।
तो हम 25 पे और इन्फिनिटी पे निकाल देंगे। हाँ, मतलब हम यहाँ सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के केस में जब मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, तो हम इमेज का साइज 25 पे नेकेड आई के कंपैरेटिवली कितने टाइम्स बड़ा है, और इमेज का साइज इन्फिनिटी पे नेकेड आई के कंपैरेटिवली 25 सेंटीमीटर पर रखने से कितने टाइम्स बड़ा है। तो बस ये दो हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे, एक नॉर्मल एडजस्टमेंट में, एक नियर नॉर्मल एडजस्टमेंट में, और बाकी सारे एडजस्टमेंट इनके, मतलब जैसे एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मैग्निफिकेशन 0.5 से 10 के बीच में है, हमने ये निकाल दिया। यस सर। तो जब हम उसको इन्फिनिटी पे ऑब्जर्व करेंगे, मतलब फार इमेज प्रिपेयर्ड बाय विच वन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऑब्जर्व्ड एट इन्फिनिटी, तो वो ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली जब हम उसको नॉन इंस्ट्रूमेंटल देखते हैं नेकेड आई से, तो वो हमें आधे साइज की ही दिखाई पाती है। पर जैसे जैसे हम उसको अपने पास बढ़ाते जाते हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट उसको 10 टाइम्स तक बड़ा दिखा सकता है। ठीक है सर। अब भाई तुम्हें 10 टाइम्स देखने से, जैसे तुमने देखा होगा कि तुम्हारा जो लेंस यूज हो रहा है मोबाइल में, या उस पर जूम इन जूम आउट करने की जो कैपेसिटी है, मान लो वो 10x का है, यस सर। तो क्या तुम हमेशा 10x पे ही देखते हो उसे? नहीं नहीं सर, सर। मतलब उसकी कैपेसिटी है ना, तो इसमें से जो भी वहां एडजस्टमेंट तक जा सकता है वो। हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें से तुम्हारी जो भी सुटेबल कैपेसिटी में तुम्हें उसे एडजस्ट करना है, बस वहां पे उसे कर सकते हैं। यस सर। तो हमें बस हम उसकी, मैक्सिमम मिनिमम निकाल के छोड़ देंगे। हाँ, मतलब हमें उसकी बस नॉर्मल एडजस्टमेंट में और नियर नॉर्मल एडजस्टमेंट में हमें बस ये देखना है कि भाई ये नेकेड आई के कंपैरेटिवली इंस्ट्रूमेंट जो है इसको कितने बड़े से कितने छोटे तक मैग्नीफाई कर सकता है, उसके बीच में जो साइज ऑब्जर्वर को सूट आता है भाई, तो उसमें देख ठीक है सर। ले। एग्री हो ना इस बात से? हाँ जी सर। यस सर। तुम लोगों ने कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करा है या नहीं करा है अभी तक? माइक्रोस्कोप। कब किया है? 9th 10th। अब तब तो घर अकल, पे है। तब तो अकल भी नहीं होती इंस्ट्रूमेंट यूज करने की 8th 9th में। तो टेलीस्कोप वगैरह यूज करके तुमने कभी गैलेक्सी वैलेक्सी में ताक झांक नहीं करी? बायनोकुलर्स यूज अरे कर रहे हो? बायनोकुलर कुछ नहीं होता, मैं तो ये करूँ, टेलीस्कोप वगैरह यूज करी है क्या? टेलीस्कोप नहीं नो करा सर। सर। टेलीस्कोप तुमने यूज नहीं करी है? नहीं सर। वो कहाँ करवाते हैं सर? तुम्हारी एज के जो बच्चे हैं वो टेलीस्कोप बनाते भी हैं एक्चुअली में, पता है तुम्हें? नहीं सर। हम्म? किसी दिन मतलब ताक झांक करो स्पेस में, खरीदो सारे के सारे मिलके एक टेलीस्कोप। सर पहले खरीदने की सोच रहा था लेकिन थोड़ा महंगा सा था ये। नहीं, मैं, अरे बना लो ना, अपने आप बना लो। क्लियर नहीं आती इसमें इमेजेस में। नहीं आ जाती है। सर आपने देखा है? हाँ, मेरे पास थी पहले, पर वो फिर टूट टाट गई। बना म- दिया था सर? हाँ, मेरे पास थी एक्चुअली में, मैंने खरीदी थी वो, तो उसके बाद फिर मैंने जो 11th, जो सॉरी 11th और 12th, ये मैं तुम्हें 2011, मतलब तब मुझे ना कुछ ज्यादा ही शौक था पढ़ाने का, तो मैंने उस टाइम 11th या 12th, 11 12th के बच्चों से, ये 2011 12 13 के आसपास की बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो उसमें क्या था कि मैंने लोगों से पूछा, जो स्टूडेंट थे, कि भाई तुम एक काम कर लो, मतलब स्कूल का तो तुम्हारा ऐसे ही रहता है, तो रोना ही नहीं जाता कभी। तो मैंने कहा एक काम कर लेते हैं, तुम लोग प्रैक्टिकल लैब खोल लो यहाँ। तो मैं तुम्हें स्टूडेंट का माइंडसेट बता रहा हूँ। तो मतलब मैंने उनसे कहा देखो, दो तरीके हैं भाई, या तो मैं अपनी पॉकेट से इन्वेस्ट करूं, आवाज पहुंच रही है भाई? सुन, यस सर, सुन रहे हैं। यस सर।
हाँ भाई, या तो एक तरीका का ये है ना कि भाई मैं या तो अपनी पॉकेट से इन्वेस्टमेंट करूं और फिर मैं हर एक साल स्टूडेंट को फीस चार्ज कर दूं कि भाई प्रैक्टिकल के इतने चार्ज होंगे उसमें दो। अब जैसे केमिस्ट्री की लैब है, तो केमिस्ट्री की लैब में तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं ना, तो मैंने उन्हें कहा था कि भाई मैक्सिमम जो प्रैक्टिकल तुम्हारे कोर्स में है हम उनके इंग्रेडिएंट्स ले आएंगे और उनको कर ले। अब चूंकि ये तो कंज्यूम होने वाला आइटम है, ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं अपनी पॉकेट से क्यों दूंगा। और फिजिक्स में ऐसा है कि फिजिक्स में करीब करीब वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, तो करीब करीब हर साल ना 80 से 100 बच्चे तो पढ़ते ही थे। तो मैंने इन लोगों को ये कहा कि तुम ये चेक कर लो कि पूरी लैब का बजट कितना होता है। तो एक बच्चे के ऊपर अगर 2-2 हजार से 3-3 हजार रुपए भी चार्ज पड़ता है, तो भाई कुछ कंट्रीब्यूट करो और फिर उसके बाद आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रख देंगे। केमिस्ट्री के थोड़े थोड़े चार्ज लगा दिया करेंगे, क्योंकि जितने इंग्रेडिएंट्स आया करेंगे फिजिक्स के लिए कोई चार्ज रहेंगे नहीं। तो नहीं तो फिर मैं अपनी जेब से रख देता हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर फीस चार्ज कर दूंगा। तो स्टूडेंट ने पता मुझे क्या कहा यस सर, कि क्या सर कि सर आप ना मतलब अपनी पॉकेट से रख दो और फीस भी चार्ज ना करो। मैंने कहा भाई ऐसा है ना कि देखो शहर में ऐसा तो है नहीं कि पागल कुत्ते ने मुझे काटा है बिल्कुल। यस तो इसलिए फिर वो सिस्टम जो था फ्लॉप हो गया। गलत करा सर। हाँ नहीं तो मैं तो मुझे तो खूब शौक था, मैं पहले केमिस्ट्री की लैब के जो मैनुअल थे वो भी मैंने बच्चों को दिए। मतलब मुझे प्रैक्टिकल इसलिए अच्छे से आते थे केमिस्ट्री के भी, क्योंकि हमारे यहाँ जोशी जी थे जो अपने स्कूल टीचर थे, वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल कराते थे। मतलब जैसे नॉर्मली ग्रुप में 4-4 बच्चे होते हैं, तो वो सब बच्चों की टेबल पे जा जाके उनको समझाते थे कि मतलब प्रैक्टिकल करना किस तरह से है। मतलब तुम्हें मैं बताता हूँ, जैसे हम केमिस्ट्री की लैब में जाते हैं ना अगर, यस तो तुमने देखा होगा कि केमिस्ट्री की लैब में नॉर्मली बच्चे ना प्रैक्टिकल कम करते हैं, हुड़दंग ज्यादा करते हैं। यस टेस्ट ट्यूब तोड़ देते हैं मैं सब मैं हाँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, देखो होता क्या है। मान लो वो जो तुम्हें सॉल्ट मिलता है पुड़िया में, यस सर। एक तो हर एक स्टूडेंट की विश ये होती है कि ये जो ये सॉल्ट है, ये कम से कम तुझे ना आधी किलो सॉल्ट तो मिले मिले। ऐसा ही तो है ना, या कुछ और है। यस सर, ऐसा ही है। मतलब सब ऐसा सोचते हैं कि भाई तुझे 250 ग्राम से आधी किलो सॉल्ट तो तुझे मिलना ही चाहिए। मतलब उसका रीजन पता है क्या है? उसका रीजन ये है कि उनको बेसिकली प्रैक्टिकल करने ही नहीं आते। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो मतलब मान लो तुम कहीं पर लैब में काम कर रहे हो, तुम्हें कोई मतलब ऐसा है कि तुम्हें किसी डिटेक्टिव एजेंसी में काम मिला हुआ है और वहां तुम्हें कोई मर्डर मिस्ट्री वगैरह सॉल्व करनी है, तुम्हें वहां पे कहीं ब्लड सैंपल मिल गया किसी का थोड़ा सा, या तुम्हें एक दो जैसे प्रोटीन वोटीन चेक करनी है तो बाल वाल मिल गए, डीएनए चेक करना है क्या पता। तो वहां पे मान लो तुम प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो तुम्हें वहां दो बाल किसी के मिल गए, सर के डीएनए चेक कर, वहां यूं कहोगे कि भाई पहले तुम उसके आधे किलो बाल काट के ला गए, तो मर गया आदमी जला दिया, वो थोड़ा है ना सैंपल दोबारा से कलेक्ट होगा। यस सर। तो ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना प्रैक्टिकल का जो केमिस्ट्री का बेसिक तरीका है, नॉर्मली होता क्या है कि जैसे फर्स्ट ग्रुप के प्रैक्टिकल करने नॉर्मली जो एसिडिक रिएजेंट होते हैं उनको बच्चे जल्दी कर लेते हैं, पर जो बेसिक होता है उनमें उनकी फटी रहती है। अब क्या होता है, जैसे फर्स्ट ग्रुप या तुम एनालाइज कर रहे हो, पता है क्या करते हैं? फर्स्ट ग्रुप टेस्ट करेंगे टेस्ट ट्यूब में डाल के, और टेस्ट ट्यूब को नाली में गिरा देंगे, फिर सेकंड ग्रुप में सॉल्ट डाल के टेस्ट करेंगे, फिर उसको नाली में गिरा देंगे, फिर थर्ड ग्रुप टेस्ट करेंगे, फिर उसको नाली में गिरा देंगे। ऐसे तो करते हैं ना? नहीं सर, उससे आगे यस सर। कंटिन्यू करा। क्या? मतलब एक टेस्ट ट्यूब से करा, फिर उसमें ऐसा होता है ना सीरीज वाइज की, फिर आगे भी कर लेते हैं। हाँ तो पर पता नहीं। उसमें भाई उसमें एक तरीके का काम होता है कि हम उसको सबसे पहले तो जो सॉल्ट मिलता है उसको हम लोग हथेली पर डाल के उसमें NaOH डालते यस सर। हैं। रगड़ के देखो, अगर उसमें तुम्हें अमोनिया की स्मेल आती है तो सीधा सीधा जो NH4 है, अमोनियम वाला सॉल्ट है ना, वो फिक्स हो जाता यस है। तो उसके लिए तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। फिर उसके बाद जब हम आगे की तरफ चलते हैं तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट एक बार डाल लो इसमें टेस्ट ट्यूब में। यस सर। अब इस टेस्ट ट्यूब में फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप थर्ड ग्रुप के लिए उसे कंसेक्यूटिवली टेस्ट करते जाओ, तो पता है इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है
कि जब तुम उसको फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप के लिए टेस्ट कर रहे हो, तो मान लो तुम उसे फर्स्ट ग्रुप के लिए टेस्ट कर रहे हो, तो उसमें तुमने जो नेसेसरी रिएजेंट्स है वो मिला लिए। मिलाने के बाद एसिड डालते हैं सबसे पहले। हाँ, मतलब जो भी तुम काम कर रहे हो उसमें तुमने रिएजेंट डाल दिया। रिएजेंट डालने के बाद में उसमें तुमने फर्स्ट ग्रुप के लिए टेस्ट कर लिया। एक्चुअली में दो केस होते हैं, एक होता है भाई फिल्ट्रेट, एक होता है फिल्ट्रेशन। मतलब एक फिल्टर्ड अमाउंट, मतलब एक ऐसा होता है कि जो फिल्टर पेपर के ऊपर बचते हैं क्रिस्टल्स, एक ऐसा होता है जो छन के नीचे चले जाता है। तो जिसको तुम ढूंढ रहे हो ना, देखो वो या तो इसमें मिलेगा, नहीं तो नीचे मिलेगा। यस सर। तो जो स्टैंड होता है उसमें बहुत सारी टेस्ट ट्यूब लगी रहती है। तो ये फिल्टर अलग से एक टेस्ट ट्यूब में डालो जो फिल्टर्ड अमाउंट है, और जो नीचे की तरफ गया उसको दूसरे में डाल लो। तो जो तुम ढूंढ रहे हो ना वो या तो इस टेस्ट ट्यूब में, इस टेस्ट ट्यूब में। अब इसमें मिल गया तो ठीक है, नहीं तो इसको, ये जो तुम्हारा फिल्टर होके नीचे सॉल्यूशन गया इसमें देखो, इसको सेकंड ग्रुप के लिए टेस्ट करो। वहां पे फिर यही काम होता है। बच्चे क्या करते हैं कि ना तो उनके पास जो वो प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं ना फिल्टर पेपर होता है, और ना उनके पास मल्टीपल टेस्ट ट्यूब होती है। एक टेस्ट ट्यूब में बच्चे सॉल्ट डालते रहते हैं और उसको नाली में गिराते रहते हैं। इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि हमें ना करीब करीब 250 ग्राम सॉल्ट तो मिलना ही मिलना चाहिए। समझ आ गया सर। तो मैं तुम्हें ये कह रहा था कि जब हम टेलीस्कोप वगैरह के साथ काम करते हैं तो मतलब अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे अगर तुम्हारे से कोई ये पूछे कि हमें प्लैनेट्स को देखना है, समझ पा रहे हो? तो अभी तो तुम्हें बेसिक जानकारी ये भी नहीं है कि हम छत पर रख के टेलीस्कोप को किस तरफ ओरिएंटेड करें कि हमें प्लैनेट्स दिखाई दें। यस सर। नहीं समझ रहे हो? कुछ कॉन्स्टिलेशंस तो देखे थे मैंने एक बार, हाँ, प्लैनेट्स का नहीं देखो देखा पर। भाई तुम ऐसा सोचो कि जैसे मान लो अपनी अर्थ है, अपनी अर्थ ऐसे घूम रही है, यस सर। पर जिस ऑर्बिट में वो घूम रही है वो तो इसके सेंटर से पास होके जा रहा है ना। यस सर। तो तुम ये देखो कि जो कंट्री बिल्कुल इस पे है, यहाँ इक्वेटोरियल लाइन पे, उनको तो यस सर। उनको तो बिल्कुल अपने सर के ऊपर देखना पड़ेगा, हाँ सर। क्योंकि प्लेनेट तो इसी ऑर्बिट में घूमेंगे ना यूं। यस सर। पर जो पोल के ऊपर खड़े हैं, जो कंट्रीज पोल के आसपास है, उनको अपनी टेलीस्कोप नीचे करनी पड़ेगी, जैसे छत पे खड़े हुए आदमी को करनी पड़ती है। नीचे मतलब? अरे नीचे को थोड़ी झुकानी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल लेवल के। ठीक है सर, ठीक है सर। और जो यहाँ नीचे की तरफ है उनको ऊपर करनी पड़ेगी। मतलब जो इक्वेटोरियल लाइन पे है उनको तो 90 डिग्री पे करनी पड़ेगी, ऊपर बिल्कुल एकदम वर्टिकल ऐसे। यस सर। नहीं समझ रहे हो? देखो जो इक्वेटोरियल वाले हैं उनको तो बिल्कुल ऐसे करनी पड़ेगी। यस यस सर। पर ऐसा भी तो है ना, क्योंकि तुम्हें होराइजन तो बिल्कुल ऐसे दिखाई देता है ना, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हाँ सर। तो कुछ कंट्रीज के रेस्पेक्ट में तो ये अपनी पोजीशन को इस तरह से भी तो मार्क करेंगे, यूं ऐसे नहीं करेंगे। तो वहां पे टेलीस्कोप को ऐसे रखने का क्या फायदा है, उस पर आएंगे ही नहीं। कुछ नहीं मिलेगा। मतलब इतने सारे स्पेस में से जो प्लैनेट्स हैं वो तो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही तो घूम रहे हैं। ये तो समझ आ रहा है। अब अब एक चीज तुम्हें और बताऊं मैं। हेलो। यस Yes. सर। अब तुम ये देखो कि होता क्या है कि जैसे हम सैटर्न की बात कर रहे हैं भाई, तो सैटर्न महाराज क्या करते हैं, ये मतलब अर्थ के अराउंड 30 साल में एक चक्कर काटते हैं। ठीक है सर। अगर हम अर्थ को एज अ रेफरेंस फ्रेम लेते हैं, इसीलिए तो अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो तुम्हें नहीं आती है सब चीजें, मतलब मैं पढ़ता रहता हूँ नॉर्मली, मुझे पता है। देखो एस्ट्रोलॉजी में इन्होंने रेफरेंस फ्रेम और ये सब चीजों का यूज कर रखा है, रिलेटिव मोशन वगैरह का। तुम ये देखो ये एक्चुअली में क्या है, ये 12 हाउसेज हैं जो कि इन लोगों ने 360 डिग्री को 30-30 डिग्री के हिस्सों में कन्वर्ट करके बना रखा है। वैसे तो देखते हैं पंडित के पास होता है अब शायद। मैं पंडित के पास नहीं होता है, साइंस है ये, पंडित बता रहा है। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो इस 30 डिग्री के सेक्शन में तुम ये देखो कि एक 30 डिग्री का सेक्शन है भाई, 30 साल में सैटर्न पूरा राउंड लेता है। तो इस 360 डिग्री के राउंड को पूरा करने में कितने साल लगेंगे? 30 साल। तो एक सेक्शन से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाने में कितने साल लगेंगे?
2.5। यस सर। तो ये जो सैटर्न होता है वो हम लोगों की लाइफ को इस तरह से अफेक्ट करता है, जैसे कि 3 हाउस जब वो चेंज होता है तो 2.5 और 2.5 5 और 7.5, तो उसे शनि की 7.5 या ढैया इसीलिए तो बोलते हैं हम लोग। तो इसको बेसिकली बताने का पर्पज मेरा ये है कि ये भाई साहब क्या करते हैं, ये अपनी अर्थ मतलब इंडिया के रेस्पेक्ट में 15 साल तक तो ये दिन में क्रॉस करेंगे और 15 साल तक ये रात में क्रॉस करेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? यस जी सर। सर। मतलब भाई 15 साल तक तो, और ये चूंकि पूरा राउंड यहाँ से यहाँ 30 साल में लेता है, तो इंडिया के ऊपर से जब ये जा रहा होगा तो ये 15 साल तक तो अर्थ जो इंडियन लोग हैं वो इसको दिन के टाइम क्रॉस कर रहे होंगे, यस सर। और अगले 15 साल रात में। तो पता चला कि तुम्हें पता सता तो कुछ है नहीं, और तुम कह रहे हो चलो भाई चलो सैटर्न देखेंगे, रोज दिखाई दे नहीं रहा, तुम्हें पता कुछ चलेगा नहीं उसका। तो उसका रीजन क्या है, तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि किस साल में वो फिलहाल कहाँ पे घूम रहा है। यस सर समझ गया। अब ऐसे ही जुपिटर है, जुपिटर करीब करीब 12 साल में एक राउंड लेता है, तो वो 6 साल तक तुम्हें दिखेगा, 6 साल तक तुम्हें दिखेगा ही नहीं। वो 6 साल तक तुम्हें यूएस जाके देखना पड़ेगा फिर रात के टाइम। हाँ सही बात। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? यस। जैसे मून है, मून तुम्हें 15 दिन तक तो दिन में क्रॉस कर जाता है, 15 दिन तक तुम्हें रात में क्रॉस करता है। तो जब वो 15 दिन तक तुम्हें दिन में क्रॉस कर रहा होता है उस टाइम पे दिखाई नहीं देता। नहीं दिखता। नई बात समझे मेरी क्या कह रहा हूँ? यस। आग भाई। तो इस तरह से हमें ये भी देखना पड़ता है भाई कि एक्चुअली में जिस प्लेनेट को हमें ऑब्जर्व करना है उसकी प्रेजेंट लोकेशन कहाँ है और वो किस ऑर्बिट में घूम रहा है। मतलब ये सब चीजें नॉर्मली, तुम लोग तो पबजी खेलने में बिजी हो, अगर तुम सैटेलाइट वगैरह ये सब चीजें ऑब्जर्व करो तो तुम्हें पता भी चलेगा कि ऑर्बिट कैसे हो रही है, मोशन कैसे हो रही है, प्लेनेट कहाँ है, क्या हो रहा है, या फिर हम टेलीस्कोप को कैसे यूज करते हैं। मैंने ये जो तुम्हारा जुपिटर है या उसके जुपिटर के जो मून्स हैं या सैटर्न मैंने देख रखे हैं सारे के सारे। जो मेरे पास टेलीस्कोप थी वो अच्छी खासी पावरफुल थी, वो दिख जाती थी उससे। चलो फिर कल करेंगे इसे आगे, तुम ये सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ के आना कल, ठीक है? यस सर। ठीक है भाई।